नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। जो लोग भी अपने CSR नेट JRF फिजिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस एकदम 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो चीजें हैं थोड़ा सा हम प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे करने वाले हैं। जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, हमने पिछले जो कुछ पेपर्स हुए हैं उनको एनालाइज किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार हर साल रिपीट हो रहे हैं। अगर आप उन सभी टॉपिक्स को बढ़िया से कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, अपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप उन सभी टॉपिक्स को बढ़िया से करके अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हम ये जो टारगेट है अपना जनरल कैटेगरी मैक्सिमम तक लेके चल रहे हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि 50%, 55%, मैक्सिमम 60% तक आप मान के चल सकते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को करते हैं तो 60% तक आपके मार्क्स वहां से आ सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपको हर एक वर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मैं यहां पे बोलने वाला हूं आपके लिए एकदम पत्थर की लकीर होनी चाहिए। ठीक है ना, उससे रिलेटेड आपको जितना मिल सके, जितने आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तभी आपका काम होने वाला है। ठीक है, आप कुछ पेपर्स उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स बता रहा हूं हर बार क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, तो वही है, थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। और ये जो आपकी वीडियो है, इससे पहले भी हमने एक डिटेल वीडियो बात करी थी गाइस। ठीक है ना, जिसमें कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे। तो वो तो वीडियो तब के लिए है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना है, तब आपके लिए वो वीडियो यूजफुल है। लेकिन फिर भी आप उसको देख सकते हैं, आपको आई बटन पे दिखेगा, अभी आपका फ्लैश होगा, आप उसको देख लीजिएगा, वो भी आपके काम की है। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में आपके काम आएगी। अगर आप 10 दिन पहले मान लीजिए सोचना चाहते हैं कि मतलब अभी भी कुछ हो सकता है क्या, तो हो सकता है। ठीक है, 20 दिन पहले सोच रहे हैं, 30 दिन पहले सोच रहे हैं, तो उस टाइम भी कुछ किया जा सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे थोड़ा सा काम किया जा सकता है और अपने एग्जाम को आराम से क्रैक करा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा बढ़िया से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम एक एक करके टॉपिक्स यहाँ पे नोट करते हैं, आप लोग भी लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, सभी टॉपिक्स को आप ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज, ये जो आपके टॉपिक्स हैं सारे कंप्लीट फिजिक्स से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका जो कोर पार्ट है एंड आपका एडवांस पार्ट है, मतलब वही जो आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम यहां से भी बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो पार्ट ए है वो तो आपको पता ही है, उसमें तो आपको थोड़ा बहुत करना है, आपका काम हो सकता है, उसमें उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से अगर आप करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका हो गया, आपके डिविजिबिलिटी हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। वैसे प्रोबेबिलिटी तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में भी बात करें तो वहाँ पे भी यूज़फुल है और आपके पार्ट ए में भी यूज़फुल है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन, आपका DI जो होता है। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड हो गया, इस टाइप की जो कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो एक और अलग चीज़ है, वो तो आप सब लोग जानते हैं। पार्ट ए के बारे में हम उतना बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पार्ट बी एंड पार्ट सी से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें, जो पहला टॉपिक है ये है आपका पॉइंटिंग थ्योरम। अब सबसे पहले अगर आप मान लीजिए थोड़ा बहुत बढ़िया से प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आपको लगेगा कि मतलब मैं बहुत ही एक बेसिक टॉपिक की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टॉपिक बस आपको बेसिक देखने में लगता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत खतरनाक यहां से पूछता है। ठीक है,
आपका जो पॉइंटिंग थ्योरम है, मान लीजिए पॉइंटिंग वेक्टर जैसे आपका है, एस वेक्टर हो गया, आपका ई वेक्टर हो गया, एच वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, यहां से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है। तो पॉइंटिंग थ्योरम में थोड़ा सा डीप में आप जाके पढ़ाई करिए, क्योंकि यहां से एस वेक्टर ही पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही घुमा के यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिक वाला मत समझिए कि मैं यहाँ पे एस वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस एच की मैं बात कर रहा हूं। बेसिक आ सकता है, वो एक अलग बात है, मान लीजिए पार्ट बी में अगर कभी आ गया तो हो सकता है अगर काम हो जाएगा, लेकिन हमेशा इसमें जो क्वेश्चन आता है आजकल जो आ रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर में जो भी आपके क्वेश्चन है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल वाले करिएगा, जो कि आपके प्रीवियस पेपर्स में पिछले जो कुछ आए हैं, ठीक है। तो ये लेवल आप ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि मतलब आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक वाला आप सब लोग जानते रहिए, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए, लेकिन उसको थोड़ा सा एडवांस करिए, ठीक है। पॉइंटिंग थ्योरम से रिलेटेड जितनी एडवांस चीजें आप कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। वैसे पॉइंटिंग थ्योरम जो आपका टॉपिक है वही आप अपने ईएम वेव में ही आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाता है उसमें आप देखेंगे गाइस बार बार हमारा जो वेव इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं ये बार बार पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो आप इसी में मान के चलिए कि आपको क्या क्या करना है, अपना जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये भी करना है, आपका जो पूरा का पूरा ईएम वेव है ये भी करना है, ठीक है। तो ये सब आपका पॉइंटिंग वेक्टर उसी में हो जाएगा। तो आप इस टॉपिक को बढ़िया से करिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। पिछले पेपर में भी आपके पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड आपकी वेव इक्वेशन से रिलेटेड चीजें आई थी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पे आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी आजकल। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपका लैडर ऑपरेटर भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। आपका एल प्लस एल माइनस जैसे आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। एवरेज वहां पे आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर इनमें कम्यूटेशन रिलेशन भी आजकल थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गाइस। कम्यूटेशन अलजेब्रा तो वो तो आपका अलग टॉपिक है, वो तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन लैडर ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी कम्यूटेशन रिलेशंस हैं इनकी जो एप्लीकेशंस हैं थोड़ा सा एवरेज से रिलेटेड ये कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है गाइस आजकल, ठीक है। आपको एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज यहां से इस टाइप की चीजें भी बन रही हैं गैस, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैसे तो आप जानते हैं गैस हमारे हाइड्रोजन एटम में भी आता है। अब हाइड्रोजन एटम तो आप जानते ही हैं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि हमारे पास एल स्क्वायर हो गया, एल जेड हो गया, आपका एल एक्स स्क्वायर हो गया, एल वाई स्क्वायर हो गया, इन सभी का एवरेज आजकल पूछा जा रहा है। पिछले पेपर में भी आप देखेंगे आपको एल एक्स स्क्वायर का एवरेज, एल वाई स्क्वायर का एवरेज, या फिर एल स्क्वायर आपका जो एवरेज है, एल जेड का एवरेज, इस टाइप की चीजें भी आपको पूछी जा रही हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके 2 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। आपको मतलब आराम से यहाँ पे नंबर मिल सकता है, आपका काम तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड आपको पूरे फिजिक्स में मतलब कहीं पे भी क्वांटम मैकेनिक्स में कोई चीज दिख रही है तो उसको मिस नहीं करना है, थोड़ा सा उस पर मेहनत करिए, आपका काम हो सकता है, ठीक है। आजकल थोड़ा सा इसमें ये भी आ रहा है गाइस, जैसे कि एल इज इक्वल टू कुछ दे रहा है, फिर एल जेड इज इक्वल टू कुछ दे रहा है, ठीक है। फिर आपको वहां पे मान लीजिए 2h क्रॉस स्क्वायर, उसके लिए एवरेज आपका पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है, मतलब कि जो इनसे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं वो हम यहाँ पे जरूर देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिए हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम से भी रिलेटेड है, लैडर ऑपरेटर से भी रिलेटेड है, कम्यूटेशन रिलेशन से भी रिलेटेड है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं जो कि कई बार मान के चलिए ना 2-3 अगर क्वेश्चन आ गए तो आपका काम आराम से ऐसे ही 10-12 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अगर 5-5 नंबर वाले में आ गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो वही है, थोड़ा सा इसको एकदम सीरियसली लेना है, हमारा काम हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे थर्ड जो टॉपिक है ये है हमारा प्रोबेबिलिटी। वैसे तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले भी बोला गया, प्रोबेबिलिटी हर जगह आपका आ रहा है,
आपका पार्ट ए में भी आ रहा है, पार्ट बी में भी आ रहा है, पार्ट सी में भी आ रहा है, ठीक है ना। आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं बात करूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपके सिंपल कोई जार है उसमें कोई बॉल रखी गई है, ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की, कोई कलर स्पेशल जैसे कि ब्लू कलर की बॉल हो गई, आपके रेड कलर की बॉल हो गई, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, फिर आपके अलग अलग तरीके के जो एप्लीकेशंस हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो गया, प्रोबेबिलिटी में ही आपका वो भी आ जाता है। कैसे अगर हम बात करें जो रैंडम वॉकर वाला जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन आता है, वो भी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ही आता है, तो वो भी आप प्रोबेबिलिटी में ही कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी जाके लास्ट में प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको भी प्रोबेबिलिटी के अंदर में ही रखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। मतलब बाइनोमियल मत छोड़िएगा, नॉर्मल वाला भी मत छोड़िएगा, ठीक है। आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, आपका अनसर्टेनिटी हो गया, मतलब इस टाइप की चीजें भी यहां से आ सकती हैं, तो थोड़ा सा हल्के में मत लीजिएगा। आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपका हो जाता है, ठीक है, इस टाइप की चीजें भी थोड़ा सा यहां से आ रही है गाइस, तो आपको इनसे भी काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अब ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, तो मैंने आपको बता दिया, तो हाइड्रोजन एटम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनमें जो वही एवरेज में बात कर रहा था गैस यहाँ पे, ये एल स्क्वायर एल जेड स्क्वायर का भी एवरेज आपसे पूछा जा सकता है गैस, ठीक है। एल एक्स वाला भी हो सकता है, एल वाई वाला भी हो सकता है, तो एल जेड और एल जेड स्क्वायर दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आजकल, तो इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस यहाँ पे, आजकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा बढ़ गया है गैस। वैसे ये वाला टॉपिक तो बहुत पहले से भी आ रहा है, आप पीछे के पेपर्स का थोड़ा देखेंगे ना, मतलब पिछला जो पेपर था और 3-4 साल पहले का जो पेपर था, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका उठाया गया था, तो प्रीवियस पेपर्स थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आया ना 3 साल बाद, वो क्वेश्चन फिर से आ जा रहा है, तो पिछला पेपर और उसके पीछे के जो 3-4 साल के पेपर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है ना। बस उनकी जो डेटा है उनको बदल दिया जा रहा है और आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन वही रख दिया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज आपके फ्री के मार्क्स चले जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जो भी इसमें जो रूल होते हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ यहाँ पे थ्योरम्स भी होते हैं, आपके आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया, तो इनको भी ध्यान रखना जरूरी है गाइस। हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैट्रिक्स के फॉर्म में भी आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आपने देखा होगा पिछले पेपर में हमारा क्वेश्चन आया था गाइस, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, जो आपके डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारे जीरो होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस मान लीजिए यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं गाइस कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसे कि सर्कुलर डिस्क हो गया, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो गया, इस टाइप के जो शेप होते हैं उनका ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, तो उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला है, जो वैल्यू होती है, वो भी आप दिमाग में रखिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल डायनामिक्स में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल डायनामिक्स के भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा सा उनका भी यूज़ हो रहा है गाइस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड भी कुछ आजकल चीज़ें आ रही हैं, रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे, हमारा 5th टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में आप क्या क्या देख सकते हैं गाइस, हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है वो ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। वेव फंक्शन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन मान लीजिए बन सकते हैं, आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, मतलब उसके वेव फंक्शन का यूज करके अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के थोड़े से एडवांस चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आप पहले देखा करते थे, आपका सिंपल एनर्जी, आपका आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक, वो तो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना ही है, वो तो मतलब कि समझिए कि अंडरस्टूड है, वो तो आप एकदम दिमाग में रखिए, वो तो मिस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके आगे थोड़ा सा एडवांस अब हम बात कर रहे हैं हमारे वेव फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो वेव फंक्शन आपको पता होना चाहिए उसका क्या होता है, क्या पता कभी नहीं दिया तो थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए,
या फिर उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, उनकी वैल्यूज वहां से हमें इक्वेट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इस पे हमें फोकस करना जरूरी है। वी फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारे पास अनसर्टेनिटी के भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं गाइस, ठीक है ना। जैसे कि अनसर्टेनिटी अगर मैं पूछ देता हूँ, मान लीजिए एल एक्स में हो गया, एल वाई में हो गया, एल जेड में हो गया, ठीक है, या फिर एक्स में हो गया आपके पास, ठीक है ना। एक्स का अनसर्टेनिटी आपको पूछा जा रहा है, वेरिएंस पूछा जा सकता है मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे तो वो सब एक तरह से रिलेटेड तो है, लेकिन मैथमेटिकली यहाँ पे हम रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक तरह से रिलेटेड होते हैं गाइस। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनके फॉर्मूलाज में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो वही है जो अनसर्टेनिटी है, आजकल इस टाइप के जो क्वेश्चंस है बार बार बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और भी इनसे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है वो भी आप मिस मत करिएगा। जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, उनसे जो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं उसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि क्या पता इस बार ये आया तो उससे जो कनेक्टेड टॉपिक है क्या पता अगली बार में आ जाए, तो ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमारे पास है पेज स्पेस। पेज स्पेस अब आप जानते हैं गैस, हमारे पास पेज स्पेस डायनामिक्स, पेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, ठीक है। आपको अपना पी दे दिया जाता है, एक्स दे दिया जाता है, या फिर कोई ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करने को दे दिया जाता है, तो वही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया, या फिर ट्रेजेक्टरी हो गया। आपसे ऑप्शन में देके पूछ दिया जाता है कि ये एक इक्वेशन है, पेज स्पेस का इक्वेशन आपके पास दिया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग बताइए कि इसका जो ट्रेजेक्टरी है कैसा शेप बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पेज स्पेस एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था अगर आप पेपर देखेंगे तो, ठीक है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, एक जो चीज है वो तो आप कभी भी मत छोड़िएगा, ये तो पहले से भी आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर जो वोल्टेज डिफरेंस है, ये हो गया आपके पास, करंट हो गया आपके पास, बाउंड्री इक्वेशंस हो गए, ये सब भी मत छोड़िएगा गाइस, ठीक है। इनके जो एप्लीकेशंस है, जैसे इमेज प्रॉब्लम आपका हो गया, या फिर अगर हम थोड़ा सा अपने डाइपोल्स में जाते हैं तो उधर भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आपके हो गए, क्वाड्रेपोल आपके हो गए, ठीक है। इस टाइप की भी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। अपने डाइपोल के जो इक्वेशंस हैं वो भी पूछ दिए जा सकते हैं, तो इन सब पे भी थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। हमारे पास क्वेश्चंस आजकल मिल रहे हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे हमारे पास है स्मॉल ऑसिलेशंस। अब स्मॉल ऑसिलेशंस आप समझ रहे हैं गाइस, हमारे पास सिंपल जो स्मॉल ऑसिलेशन पहले आया करता था, रेडियल स्मॉल ऑसिलेशन भी पहले आया करता था, लेकिन अब वैसी चीजें नहीं आ रही। अब क्या आ रही हैं, तो हमारे पास जो सेक्युलर इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, हमारा जो स्प्रिंग वाला जो मास कनेक्शन होता है, ठीक है ना, दो स्प्रिंग को कनेक्ट करके उनको मास के साथ जोड़ के, मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, ठीक है, उनका जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो कितना हो सकता है, या फिर ऑप्शन में ही फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता है, हमें वहां पे अपना फिगर देख के उसको कैलकुलेट करना होता है। तो इस टाइप की चीजें भी थोड़ा सा आ रही हैं। सेक्युलर इक्वेशन आप बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जहां से हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। इनसे भी रिलेटेड पिछले कुछ क्वेश्चंस आए थे गाइस, ठीक है। और इसमें जो आपका सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है, जैसे कि सर्कुलर ऑर्बिट आपके पास हो गया, ठीक है ना, जो आपका सर्कुलर जो एक कंडीशन होता है, इस टाइप की चीजें भी आजकल आ रही हैं। आपका जो इफेक्टिव पोटेंशियल है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, टोटल एनर्जी भी हो सकता है आ जाए, तो इसको भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट ना आपको जहां पे भी दिखे, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अगर कहीं पे भी आपको स्पेसिफिक हीट दिखता है,
आपकी लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस है, मान लीजिए अगर एनर्जी रिलेट कर रही है, आपके पास पार्टीशन फंक्शन रिलेट कर रहा है, या फिर आपका जो प्रेशर है वो रिलेट कर रहा है, तो थोड़ा सा हमें उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडिंग आजकल हो रहा है। आप देखेंगे आपके कंडेंस फिजिक्स में भी लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, या फिर एनर्जी टेम्परेचर से ग्रेटर है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इनको देखना जरूरी है। स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड सीवी जो आपका होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कहीं पे भी दिखे उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप गलती से भी मत मिस करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। आप देखेंगे हर बार 2-3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो टाइप मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज भी यहाँ से काफी बढ़िया क्वेश्चन उठा रहे हैं आजकल, हमें देखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे एक जो आपका टॉपिक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है गाइस, ओपैम्प। अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टॉपिक्स में नजर डालेंगे, हमेशा 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ भी आ जा रहा है। कोई सर्किट है आपके पास, मान लीजिए डिफरेंशिएटर हो गया, इंटीग्रेटर हो गया, आपके पास जो फिल्टर टाइप की चीजें हो रही हैं। ठीक है ना, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो सर्किट होते हैं, इनमें कुछ इनपुट अप्लाई किया जा रहा है, फिर आपका आउटपुट कैसा बिहेव कर सकता है, किस तरीके से उसका ग्राफ बन सकता है, ये हमें ऑप्शंस पे देके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ओपैम्प में स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरा करना है, क्योंकि कहीं से भी बार बार क्वेश्चन हर तरीके का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जरूर पूरा आप करिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमारे पास ये वैसे टॉपिक तो पीछे ही आपका हो जाना चाहिए, मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं गैस, अब जैसे हर्मिशियन होता है, एंटी हर्मिशियन होता है। ठीक है ना, आपका मोमेंटम ऑपरेटर, आपके कई तरीके के अलग अलग आपके ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे पीछे भी मैंने जो आपको कम्यूटेशन बताया, आपके जो लैडर सब ऑपरेटर्स ही थे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, आपको क्वेश्चंस वहां से भी पूछे जा रहे हैं, बार बार वहां से उनका अप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, तो वो देखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ गाइस, यहाँ पे आप जानते ही हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो कंजर्वेशन लॉज हैं, इनके रिलेशंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास अलग अलग तरीके के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, हेड्रॉन हो गया, मेसॉन हो गया आपके पास, तो वही है। इनके जो आपके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि जो आपके पेरेंट्स हो गए, आपके जो डॉटर न्यूक्लियाइज हो गए, तो वही है, इनके बीच में जो एक तरह से कंजर्वेशन लॉ है, या फिर किसी भी तरीके से उनका वेरिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बोला जाता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे इसका चार्ज क्या हो गया, इसका मेसॉन क्या हो गया, इसका जो नंबर ये हो गया, आइसोस्पिन क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं हमसे बार बार पूछी जाती हैं। पायन हो गया आपके पास, कायन हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एलिमेंट्री पार्टिकल में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये तो मान के चलिए 5 नंबर में ही आता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट सी वाला ही पोर्शन है। ठीक है, तो याद रखिए, ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका यहां से, अगर आप कर लेते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या हो जाता है यहाँ पे, आइजिंग स्पिन। आप आजकल देख रहे हैं गाइस, हमारे पास जो आइजिंग मॉडल है, आइजिंग स्पिन मॉडल है, इनमें जो एनर्जी होती है, डिजेनरेसी होती है, आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन होता है, बार बार रिपीट हो रहा है। कभी पार्टीशन फंक्शन भी आ सकता है, कभी डिजेनरेसी भी आ सकती है। डिजेनरेसी पिछले वाले पेपर में भी आया था, तो ये आपको करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसे आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी याद रखिएगा, इसमें जो आइजिंग स्पिन होता है ना, जो मल्टीपल जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि समेशन होता है वहां पे, तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी एनर्जी की, पूरा टेबल आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप टेबल बनाएंगे तभी आपका वहां से डिजेनरेसी निकाला जा सकता है। तो आइजिंग स्पिन एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आपके 5 नंबर आराम से दिला सकता है बिना किसी मेहनत के। ठीक है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे आपका तुरंत काम हो जाएगा, 5 नंबर फिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये टॉपिक्स आप जानते हैं गाइस, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी बात कर चुके हैं। ये हमारा है लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन। ठीक है ना, आपका पॉइजन ब्रैकेट,
कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना गाइस जो कि आराम से आपको मान के चलिए 10 से 15 नंबर आपको आराम से दे सकता है। हो सकता है कि लैग्रेंजियन भी आ जाए, पॉइजन ब्रैकेट भी आ जाए, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाए। तो सिंपली अगर 3.5 वाले में आता है तब तो मान के चलिए वही 10 नंबर तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है। अगर कोई एक 5 नंबर वाले में आ गया या फिर इसमें से 2 टॉपिक 5 नंबर वाले में आ गए तो समझिए कि 10, 15, 20 नंबर भी जा सकता है। ठीक है, वही वेटेज का ही डिफरेंस है। अब जो एग्जामिनर है किस पे ज्यादा वेटेज रख रहा है, क्वांटम में जाता है वेटेज रखने ज्यादा या फिर क्लासिकल में जाता है। तो कहीं पे भी वेटेज अगर बढ़ा मतलब क्वेश्चन आपके तुरंत बढ़ जाएंगे और आप आराम से 10, 15 नंबर, 20 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले आपको बोला था कि मतलब हम यहाँ पे टारगेट 110 नंबर, 120 नंबर को कर रहे हैं, जिससे कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काम तुरंत हो सकता है। अभी जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किया ना अभी तक, अगर आप इस पे नजर डालेंगे और पेपर्स में एक बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है ना, मतलब आराम से इतने नंबर आपके पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जो भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये तो आप जानते हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन। ठीक है ना, इनका जो रिलेशंस है वो हमें पता होना चाहिए। फिर हैमिल्टन्स का कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी इसी में इंक्लूडेड है, तो आप इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास है डिस्पर्सन रिलेशन। डिस्पर्सन रिलेशन का वही ज्यादातर यूज आप देखेंगे ना गाइस, हमारे पास जो इफेक्टिव मास होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में ही होता है। इफेक्टिव मास भी आप बार बार देखेंगे एक क्वेश्चन आ रहा है गाइस। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जहां से आप इजीली 5 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, हर बार आप देखेंगे 3.5 नंबर, वही 5 नंबर वाले में ही वैसे आएगा। ठीक है ना, 5 मार्क्स आराम से आपके आ सकते हैं। बस वही है कि इफेक्टिव मास सिंपल नहीं पूछा जाएगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में कई बार पूछा जा रहा है। सिंपल भी मतलब वही आपकी ब्रिलियन जोन्स पे हो गया, आपके बाउंड्रीज पे हो गया, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले से भी आते रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से इसको कर लीजिएगा, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे WKB मेथड, पिछले पेपर में भी आपका WKB मेथड का क्वेश्चन आया था। उससे पिछले 2-3 साल पहले सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। ठीक है, तो मतलब पिछला जो पेपर में WKB मेथड का क्वेश्चन आया था वो पिछले कुछ सालों के पेपर से ही उठाया गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे टेप दिया गया था, बस डेटा को चेंज किया गया थोड़ा सा और क्वेश्चन वही रखा गया। तो समझिए कि आराम से 5 नंबर यहां से बनाए जा सकते हैं अगर आपका WKB मेथड आ गया तो। ठीक है, तो WKB मेथड भी एक बहुत ही ट्रेंडिंग और डिफिकल्ट टॉपिक है और ठीक ठाक सा कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका WKB मेथड आया है तो इस बार पर्डर्वेशन से आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पर्डर्वेशन जो थियरी है, एनर्जी और जो वेव फंक्शन का करेक्शन वाला, ठीक है, इसके कहीं से भी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं गाइस। ठीक है ना, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये इस टाइप का जो भी एनर्जी करेक्शन या फिर वेव फंक्शन करेक्शन हमारा पूछा जा रहा है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ों को भी करना ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। इसमें अगर आप चाहो तो एक और टॉपिक भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हर बार उससे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना, कभी कभार आता है, कभी नहीं आता है, तो एक वेरिएशनल मेथड भी आप ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। लेकिन अगर वेरिएशनल मेथड का क्वेश्चन आ गया ना, समझिए कि ये 5 नंबर आराम से दे के जा सकता है क्योंकि ये ठीक ठाक सा बेसिक सा ही टॉपिक होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। थोड़ा सा हमें एनर्जी कैलकुलेट करना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने आना चाहिए और वहाँ से थोड़ा सा मिनिमम एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करने आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर थोड़ा सा और कुछ देखा जाए तो जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से 15 से 20 नंबर के, जैसे कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, ये अब पार्ट बी में आएगा कि पार्ट सी में आएगा ये कभी नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो वही पार्ट बी में आएगा तो थोड़ा सा बेसिक आएगा, लेकिन पार्ट सी में आएगा तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन वही है, कभी मोस्टली ये पार्ट बी में ही आना चाहिए आपका, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक है। आप मैट्रिक्स भी मत भूलिएगा। मैट्रिक्स में वही जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं आपके पास, मान लीजिए कैल हैमिल्टन थ्योरम होता है, आइगन वैल्यूज होती हैं, मतलब इनमें बेसिक क्वेश्चंस कई बार आ रहे हैं गाइस। पिछले पेपर्स में भी आप देखेंगे बहुत ही आसान आसान मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जिससे कि आराम से आप 7 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करना भी ज़रूरी है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, जैसे कि आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस हो जाते हैं, आपके जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस हो जाते हैं, आर के मेथड जैसे आपका होता है, यूलर इक्वेशन होता है, आपका ट्रापेजॉइडल रूल होता है, आपका सिम्पसन 1/3 3/8 जो रूल होता है, ठीक है ना, या फिर आपके एक तरह से जो इंटरपोलेशन जो आपके रूल होते हैं, ठीक है ना, तो वही है इंटरपोलेशन, आपके जो फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, इस टाइप के जो वहाँ से रिलेशंस होते हैं, इनका जो एप्लीकेशंस है थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस यहाँ से क्वेश्चंस आराम से आपके बन जाएंगे। 5, 10 नंबर, 15 नंबर ये अकेले खुद दे सकता है। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस को देखा जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आपका आ जाए, तो 2 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर इजीली, ठीक है। तो ये आपका कुछ यहाँ पे हो सकता है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे और कुछ टॉपिक्स हैं, वैसे वो तो आप जानते ही हैं, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कॉन्टोर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये तो आप पहले से भी जानते हैं, ये तो बहुत पहले से ही आपका ये ट्रेंडिंग में रहता है। रेसिड्यू थ्योरम आपके पास हो जाता है गाइस, ठीक है। तो ये भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में रहते हैं, हमेशा इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर ये तो वही उसमें आ जाता है गाइस, आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स जो आपका नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जैसे कि आपका टेलर्स थ्योरम भी आ सकता है, लॉरेंट थ्योरम भी आपका आ सकता है, तो उसी की कैटेगरी में आप इसको रखिएगा। वो टॉपिक भी करना ज़रूरी है, और ये इजी सा टॉपिक माना जाता है गैस, ठीक है। थोड़ा सा आप कॉन्टोर की तरफ जाएंगे तो थोड़ी सी कुछ डिफिकल्ट चीज़ें मिलेंगी, उनको करना ज़रूरी है, क्योंकि डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस बहुत पहले रखे जाते हैं, पहले उन्हीं को ध्यान दिया जाता है, तो वो अगर आ गया तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बेसिक पढ़िए, लेकिन उसके अलावा जो इनमें जो एडवांस के जो एप्लीकेशन है उसको भी ज़रूर करिए, ठीक है। अगर हम एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, जैसे कि पार्टीशन फंक्शन। वैसे मैंने पहले भी आपको पार्टीशन फंक्शन का भी जिक्र किया था, आपने देखा होगा पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो पार्टीशन फंक्शन जो आपका ये टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई टॉपिक्स में इसका यूज़ होता रहता है, ठीक है ना। इसका सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि बस पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक होगा उसमें पार्टीशन फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ सकता है। कहीं पे भी अगर एनर्जी दिखी तो मतलब पार्टीशन फंक्शन वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, हमें इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और फिर इसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एक चीज़ और आप देख सकते हैं गाइस, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो गया, बोस आइंस्टाइन हो गया, फिर फर्मी डिरैक हो गया। इनके भी जो क्वेश्चंस हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, फर्मी डिरैक वाला जो एप्लीकेशंस हो जाता है गाइस, ठीक है ना, फर्मी टेम्परेचर हो गया, फर्मी मोमेंटम हो गया, फर्मी वेवलेंथ हो गया, आपका जो एक तरीके से नंबर डेंसिटी अपना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की भी जो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आप उसको ध्यान दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें, वैसे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने उतना डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपके गेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लॉजिक गेट आप देखते हैं, ठीक है ना, आपके फ्लिप फ्लॉप हो गए, ठीक है ना, आपका की मैप हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, बोलिए ना अलजेब्रा वाली जो चीज़ें होती हैं, इसको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बार बार 2-3 क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं गैस। अगर आप पिछला पेपर देखेंगे उसमें बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, मतलब 3.5 नंबर इजीली पा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसका उतना टॉपिक डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आपको पता है वो टॉपिक्स आप बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां से तुरंत मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स बताए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से एक भी टॉपिक मिस मत करिएगा। जो भी चीज़ें आपको बताई गई है सब कुछ डिटेल में आप पढ़िए, ठीक है। जितने भी इनके फॉर्मूलाज हैं, जितने भी इनके एप्लीकेशंस हैं, जितना हो सके आप कर लीजिएगा, इस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको बहुत आराम से नंबर मिल सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, ठीक है ना। वीडियो बढ़िया लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा।
आगे के लिए भी आप सजेशंस दे सकते हैं, आपको किस तरीके की वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, हम ज़रूर उस पर वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, वीडियो बढ़िया लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है ना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा गाइज इस वीडियो को। और हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं गाइज, अगर आप CSIR नेट फिजिकल साइंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके अलग अलग तरीके के बैचेज अवेलेबल हैं, 3 मंथ का कोर्स अवेलेबल है, 6 मंथ का कोर्स अवेलेबल है, 1 ईयर का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है ना, आपके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से हमारे कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए गेट फिजिक्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेट फिजिकल साइंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहीं के 10+2 लेक्चरर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके भी कोर्सेज अवेलेबल है गाइस। ठीक है ना, आप हमारा एप्लीकेशन विजिट कर लीजिएगा, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।